जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का देख रहे हैं। यह हमारे घटनाचक्र सीरीज का तीसरा एपिसोड होगा। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने कई चैप्टर कर लिए, जिसमें हम लोगों ने करीब करीब 9 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया शासन प्रणाली तक। आज शुरू होगा राष्ट्रीय प्रतीक 10वां चैप्टर से। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी मित्र भाई दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उन सभी को इस वीडियो से लाभ पहुँचे। और मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें और इससे आपको लाभ पहुंचा सकें। तो आइए देखते हैं आज हम लोग अपना 10वां चैप्टर राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि 73 नंबर पेज से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नया चैप्टर। और यहाँ पहला प्रश्न ये रहा। मगर पहला प्रश्न शुरू करने से पहले फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठाइए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे पूर्वावलोकन किताबों का अध्ययन किया हुआ, जैसे हिस्ट्री का, बिहार स्पेशल का। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाइए, उसे भी चेक कीजिए और उससे भी लाभान्वित होइए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे तरीके से कीजिए। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो यह है 1950। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया? तो यह है 1950। संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन या गायन काल है कितना? तो 52 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन या गायन काल है 52 सेकेंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो यह है 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो यह था 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो यह था 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, यह गलत है। राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल एक इसमें सही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यह बिल्कुल सही है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यह है 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यह था 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो यह था 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो यह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो यह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह है मोर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या है कितनी? तो यह है 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की संख्या है कितनी? तो 24। राष्ट्रीय पंचायत के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचायत विक्रम संवत पर पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना 2, इसमें कोई नहीं सही है। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, राष्ट्र एवं संघराज्य क्षेत्र। तो इसका पहला प्रश्न ये रहा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नाम या नामों से किया गया है? तो यह है ए, इंडिया तथा भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो यह है भारत तथा इंडिया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो राज्यों का यूनियन। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 3। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 3 सी ऑप्शन। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किस में? तो यह है संसद में। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है किस में? तो संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह है संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह है संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संसद को।
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह है संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो यह संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यह बिल्कुल सही। इस प्रकार की विधि को संविधान की पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, यह गलत है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यह भी सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो यह हो जाएगा साधारण बहुमत, ए ऑप्शन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत की जरूरत है। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, किससे? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बी ऑप्शन। भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक के पारित होना अनिवार्य है, कैसे? तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत संघ नहीं है, इसमें देखें यह कथन कारण वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला कथन भारत संघ नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान सहमति की आवश्यकता है, तो यह हो जाएगा राज्यों की नहीं, मतलब राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान की सहमति की आवश्यकता है, तो राज्यों की नहीं, तो मतलब राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नए राज्यों का प्रवेश। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। इसके तहत आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के अधिकार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन की भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी तीनों सही है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सा सही है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इस भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके तहत आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, यह बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों। अगला प्रश्न 16 नंबर, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। अलग होने का मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो यह हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी? यह हो जाएगा ए ऑप्शन, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो यह हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र।
भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर करंट अफेयर बेस्ड है, तो इसीलिए ये चेंज होते रहता है, तो उतना ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी कितनी? तो हो जाएगी 28। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या होगी 28। भारत में कितने संशासित प्रदेश है? तो यह हो जाएगा 8। भारत में कितने संशासित प्रदेश है? तो 8। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, गोवा। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा नहीं है। इस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। दिल्ली है क्या? तो एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह है 69वां। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो यह है 69वां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 240 क्लॉज 1 सब क्लॉज घ पुंडुचेरी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 240 अनुच्छेद क्लॉज 1 सब क्लॉज घ पुदुचेरी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? इसमें देखना कौन सा गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू, यह भी सही है। दमन एवं द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, यह भी सही है। दादरा नगर हवेली को वर्ष 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल के अंतर्गत था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यह फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं पुर्तगाली शासन के अधीन था, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था, कैसा था? 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक नया राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो यह था 36वां। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो यह था 36वां। बिहार को काटकर एक पृथक वर्णांचल राज्य का बनना संभव है, कैसे? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार को काटकर एक पृथक वर्णांचल राज्य का बनना संभव है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा गोवा, फिर हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा तेलंगाना। पहले हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा गोवा, फिर हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा तेलंगाना। नीचे डेट दिया हुआ है सबका, आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं। आप अगर पेपर पेन लेके बैठे हो तो ये सब नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाई तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हो जाएगा सिक्किम, फिर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा झारखंड। पहले हो जाएगा सिक्किम, फिर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा झारखंड। यहाँ पे नीचे सबका डेट दिया हुआ है, कौन किस दिन बना, कौन कौन से साल में बना, तो आप लोग शायद उसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे आसानी हो। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब आया? तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब? तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई कब हुई? तो वर्ष 2000 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई वर्ष 2000 में। नीचे राज्यों के सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, पहले हो जाएगा नागालैंड, फिर हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा मेघालय, फिर हो जाएगा सिक्किम। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो पहले आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा सिक्किम। पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा हरियाणा, फिर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा सिक्किम।
निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्रम है कौन सा? तो हो जाएगा पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो पहले हो जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे डेट थोड़ा मिक्सअप है, इसलिए यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। नागालैंड हुआ था 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। फिर से नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1947 में। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि आंसर में थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा हुआ था, विवरण बॉक्स से चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक कथन असत्य है, बताइए कौन? तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यह बिल्कुल गलत है। बाकी गोवा को दमन एवं द्वीपशाला किया गया, यह बिल्कुल सही है। मुंबई राज्य गुजरात या महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यह बिल्कुल गलत है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य था? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था? तो यह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? तो यह किया गया था 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा CSCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो यह है बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो यह है बिहार। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखना है कौन सा कथन सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया, यह बिल्कुल सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। फिर से कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, यह बिल्कुल सही है। 1947 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो इसी के साथ 50 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब शुरू होगा अगला चैप्टर, नागरिकता। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो यह है भाग 2। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो यह है भाग 2। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 2 में। नागरिकता संबंधित प्रावधान भारत के किस संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 2 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह है 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यह है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यह है एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे? तो भारतीय बैंकों में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कैसे? तो भारतीय बैंकों में धन जमा करके। बाकी जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग की सम्मिलन द्वारा। ये तीनों ऑप्शन से की जा सकती है और डी ऑप्शन से नहीं होगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, यह बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, यह बिल्कुल गलत है। सरकार की आलोचना करता है, यह भी गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। भारतीय नागरिकता का परित्याग करना और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा सही है, यह देखना है। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, यह बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह बिल्कुल गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। तो इसमें जो है केवल एक सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे या वे पंजीकरण के लिए अर्ह नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। अगला प्रश्न 10 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्विष्ट किया गया है, यह बिल्कुल सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एकहरी है, यह बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, डी ऑप्शन, केवल एक इसमें सही है। किसी देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, संसद। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, संसद। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो यह है सी ऑप्शन, 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत नागरिकता निर्माण की विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह हो जाएगा सी। यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो यह था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो यह हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। तो इसी के साथ 16 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब शुरू हो जाएगा मूल अधिकार। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, शक्तियों का पृथक्करण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो यह हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 2028 ने समर्थन किया था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 2028 ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए किया गया समझौता कहा था? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, एस राधाकृष्णन। मौलिक अधिकार क्या है? तो यह हो जाएगा वादी योग। मौलिक अधिकार क्या है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, वादी योग। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 4 और 5। यह संविधान में उल्लेखित होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता। सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 4 और 5। मौलिक अधिकार क्या है? तो अल्पकालिक स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार अल्पकालिक स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, डी ऑप्शन। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा, ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी सही है।
सामाजिक, आर्थिक और तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, यह भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 13, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है कौन सा? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में समता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, यह है कौन सा? तो यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया? तो यह है अनुच्छेद, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। तो अनुच्छेद 14, 15 और 16। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो 2, 3 और 4, मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न 13 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 14 का। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो यह जगह ए ऑप्शन, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो यह जगह ए ऑप्शन, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। यदि एक आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के मूल अधिकार है, जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा समता का अधिकार। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो यह जाएगा डी ऑप्शन, समता का अधिकार। मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, भेदभाव के विरुद्ध। मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो यह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5।
संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 तथा 16 का क्लॉज 4। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और 16 का क्लॉज 2। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का क्लॉज 2। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो यह आ जाएगा आर्थिक समानता, डी ऑप्शन। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समानता आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। यह बिल्कुल सही है। और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। फिर से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। और समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। मतलब संविधान का प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, फिर ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। आप विशेष जानकारी के लिए विवरण बॉक्स नीचे पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। भारत संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन का से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह हो जाएगा समता के अधिकार, डी ऑप्शन। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, समता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता के निवारण निम्न में से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और
जन जागरण के द्वारा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। फिर से कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खतरनाक स्वरूप है, यह बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो यह भी सही है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर से अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खतरनाक स्वरूप है, यह बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विभिन्न वर्गों में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार मार्क। आप लोग चाहे तो इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार मार्क। आप लोग इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का आधार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है क्या? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का आधार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो है कौन सा? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बी ए ऑप्शन, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19, ए ऑप्शन। 40 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद, ये ऑप्शन हो जाएगा 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद, ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए सब क्लॉज ए में। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए का सब क्लॉज ए में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है किसमें? तो संविधान के अनुच्छेद 19 का एक का सब क्लॉज ए में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो यह जाएगा बी ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज ए में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो यह आ जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्निहित नहीं आता? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्निहित नहीं आता? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अवांछनीय आलोचना। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अवांछनीय आलोचना के द्वारा। भारतीय गणराज्य का संविधान के किस अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह आ जाएगा 21, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 21।
निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3। इसमें 3 हो जाएगा, मतलब आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के समान वेतन का अधिकार। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो यह आ जाएगा आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज डी के अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, एकांतता का अधिकार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो यह आ जाएगा डी, सी ऑप्शन, एकांतता का अधिकार। 51 नंबर प्रश्न, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। फिर से, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृत्युदंड। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो यह हो जाएगा मृत्युदंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्माण के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो यह हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 में। इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यह आ जाएगा शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो यह आ जाएगा, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही और ए की सही स्पष्टीकरण आर है। फिर से, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, यह बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही और ए की सही स्पष्टीकरण आर करता है। भारत के संविधान में संशोधन के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, मतलब मानव देह के व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। और 4 में हो जाएगा कारखानों एवं खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध। फिर से, भारत के संविधान में संशोधन के विरुद्ध अधिकार
द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिकल्पित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन 1 और 4। मानव देह का व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 24। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है कौन सा? तो यह जाएगा पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों का शोषण से संबंधित है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के संशोधन से संबंधित है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 24। ICCPR के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो यह जाएगा 24। ICCPR के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि से संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 20। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि से संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 20। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 ए ऑप्शन। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियुक्त और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियुक्त और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 20। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 22। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 22। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखना है अनुच्छेद ए ऑप्शन अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अभियुक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 4 निवारक निषेध पर उपबंध करने वाले किसी विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। फिर अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, यह ऑप्शन गलत है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने महीने के लिए? तो 3 माह के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है, यह बिल्कुल गलत है। फिर कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन केवल 2 सही। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है कौन कौन सा? तो यह हो जाएगा 1, 2 और 3 मतलब धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने
एवं रखने का अधिकार और राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। फिर से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है कौन कौन सा? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाएगा? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? तो यह आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो यह आ जाएगा पारसिकों को, पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों को। बाकी बौद्धों को और जैनों को और सिखों को सम्मिलित करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो यह हो जाएगा मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो यह हो जाएगा मानववाद। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रावधान का स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 4 और 5, मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिबंध, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 29 शिक्षक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बिरासीवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, यह बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, यह भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, यह भी सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 30, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 30, सी ऑप्शन। यहाँ पे कथन कारण प्रश्न दिया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का परिभाषा नहीं करता, यह बिल्कुल सही है। संविधान केवल भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसे? तो यह हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसे? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन? तो यह हो जाएगा न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो यह हो जाएगा न्यायपालिका को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो यह हो जाएगा न्यायपालिका। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो यह आ जाएगा उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो यह आ जाएगा उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो के एम मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति का एक सदस्य थे, यह बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, यह भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, यह भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यह ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, यह गलत ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो यह हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, यह भी सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, ए ऑप्शन अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन हैवियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन हैवियस कॉर्पस। सुमेलित करें तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, फिर परमादेश हो जाएगा, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय का लेख और उत्प्रेषण हो जाएगा, पूर्णतः सुनिश्चित कीजिए और अधिकार प्रस्ताव हो जाएगा किस अधिकार से, सी ऑप्शन हो जाएगा 4-3-5-1-2, 4-3-5-1-2 सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश हो जाएगा बी कमांड, प्रतिषेध हो जाएगा टू बी सर्टिफाइड और अधिकार प्रस्ताव हो जाएगा बाई व्हाट अथॉरिटी, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, यह गलत है। अगला 102वां प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो यह हो जाएगा ई ऑप्शन। तो आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में इसे विशेष पढ़ सकते हैं 102वें प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है मैंडमस। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है कौन सा, तो मैंडमस। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व से निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं क्या, परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 2, इसका हो जाएगा 2 नंबर। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर अनुच्छेद 30 का क्लॉज ए, इसमें हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, सभी अल्पसंख्यक को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 31 का 1, यह हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, इसमें जो किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3, 1। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अस्पृश्यता कांत अनुच्छेद 14 यह बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 यह बिल्कुल गलत है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 यह बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। गिरफ्तारी एवं निषेध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न, उपबंधों का निषेध अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का सब क्लॉज का। डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा संविधान के 42वें संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस। मौलिक ढांचों का सिद्धांत हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। फिर इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23। ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो यह हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम हो जाएगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन डी, ए, बी, सी। पहले हो जाएगा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, फिर हो जाएगा गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और फिर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सी ऑप्शन डी, ए, बी, सी। भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत में संपत्ति के अधिकार का क्या स्थिति है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, या विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो वैधिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है। सी और डी दोनों हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, यह बिल्कुल सही है। और संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार, हो जाएगा बी ऑप्शन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या वैधानिक अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही है देखना। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है। फिर संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल गलत है, तो बी, ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही है। 198वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार का लोप किया गया? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संविधान 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार समाप्त किए गए हैं? तो यह है 44वें संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाया गया? तो सी ऑप्शन, संपत्ति के अधिकार। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाया गया? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संपत्ति के अधिकार को। जिस संविधान संशोधन ने नागरिकों को संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया हुआ है, तो यह हो जाएगा 44वां संशोधन। जिस संवैधानिक संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया हुआ है, कौन सा? तो 44वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ए इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, विरोध का अधिकार। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, विरोध का अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समान अवसर पर अधिकार। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, समान अवसर का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो यह है सूचना का अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है। यह बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के उपबंध स्वरूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो यह इसमें हो जाएगा भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये ऑप्शन 1 और 3। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन 1 और 3, मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, 2, 3 और 4, मतलब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, 2, 3 और 4, मतलब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। डी ऑप्शन 2, 3 और 4। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो ए ऑप्शन हो जाएगा व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किसका? तो व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष
लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, मतलब यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, और यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी द्वारा, मतलब भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। पूर्ति करे खाली स्थान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो हो जाएगा अधिकार, बी ऑप्शन, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। फिर 140वां प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सहसंबंधित है, तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। 141वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों का दावे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। फिर सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है कहाँ से, तो ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है कहाँ से, तो ग्रेट ब्रिटेन में। तो 142 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये चैप्टर कल अगले अध्याय में प्रारंभ होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और नए नए वीडियो आते रहेंगे, उसे देखते रहिए। और हम लोगों ने पिछले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें घटना चक्र के कई चैप्टर हम लोगों ने अपलोड किए हैं, हिस्ट्री के और बिहार स्पेशल के। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उसे जाइए विशेष रूप से देखिए। और करंट अफेयर के वीडियो हम लोगों ने रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।